नमस्कार दोस्तों, मैं BS ठाकुर आपका MPG की क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम MP के प्राचीन इतिहास का पार्ट नंबर 5 पढ़ने वाले हैं और इसी के साथ हमारा MP का प्राचीन इतिहास समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद हम मध्यकालीन इतिहास की बात करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर क्लिक कर लो, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ साथ दोस्तों, एक न्यू प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे यहाँ पर बेस्ट एजुकेटर मिल जाते हैं, PDF की सुविधा मिलती है और सीरीज की सुविधा मिलती है। अब जो PDF है, PDF हमें टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। और सीरीज से मतलब है, जैसे ही मैं कोई कोर्स कंप्लीट करवाऊँगा तो उसकी MCQ की 1 मंथ वाली एक सीरीज चलाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, रोज़ रात 8 बजे मेरी लाइव क्लास में आना है और यहाँ पर दोस्तों MPPSC प्री और मेंस का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। जो हमारा शिवा मेमोरियल है, शिवा मेमोरियल प्लेटफॉर्म पर MPPSC प्री मेंस का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि आपके शेयर से बहुत स्टूडेंटों को लाभ पहुँचता है, बहुत से लोग इससे परिचित होते हैं। तो क्या करें, आप शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज हम आपकी क्लास चलिए दोस्तों हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो कलचुरी वंश था, ये प्राचीन भारत का विख्यात अहीर राजवंश था। जो कलचुरी वंश था, ये प्राचीन भारत का एक विख्यात अहीर वंश था। यहाँ पर कौन राजा करते थे शासन, जब माने कि कलचुरी के त्रिपुरी वंश की स्थापना की गई थी? कौन राजा शासन करता था? कलचुरी नाम से भारत में 2 राजवंश थे, एक मध्य तथा पश्चिमी भारत में, जिसे चेदी है या उत्तरी कलचुरी कहते थे, तथा दूसरी दक्षिणी कलचुरी, जिसने वर्तमान कर्नाटक के क्षेत्रों पर राज्य किया। जेजाक भुक्ति के चंदेलों के राज्य के दक्षिण में कलचुरी राजवंश का राज्य था, जिसे चेदी राजवंश भी कहा जाता था। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो त्रिपुरी का कलचुरी वंश है, और त्रिपुरी कहाँ पर है? जबलपुर में है। तो त्रिपुरी नामक जगह पर मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। ठीक है, ये कलचुरी वंश कहाँ पर स्थित है? त्रिपुरी नामक जगह पर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है, और कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी रहा है। ये सब बात है, छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, इसमें आपको बस ध्यान रखना है। जो कलचुरी वंश है ये त्रिपुरी जबलपुर में था, और कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी था। और कलचुरी वंश 2 थे, एक दक्षिण भारत में और एक उत्तर भारत में। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है इतने पॉइंटों में। इसके बाद हम ज्ञात करें, इस वंश का एक शासक था कोक्कलम प्रथम या कोक्कलम। इसने 845 ईस्वी के लगभग सिंहासन पर बैठा था, और इसने क्या किया था? इसने भैया कलचुरी वंश की स्थापना की थी। जो त्रिपुरी का कलचुरी वंश है, त्रिपुरी के कलचुरी वंश की स्थापना कोक्कलम प्रथम ने 845 ईस्वी में की थी। ये 9वीं सदी की बात हुई हमारी। 10वीं सदी की बात करें तो दोस्तों एक युवराज प्रथम शासक था। कौन था? युवराज प्रथम। ये 10वीं शताब्दी के मध्य में शासन कर रहा था। तो इसके समय में एक लेखक थे राजशेखर, जो कन्नौज का दरबार छोड़कर त्रिपुरी आए थे। कहाँ से आए थे? कन्नौज भैया चंदेल शासकों के अंतर्गत आता था। जो चंदेल वंश था उसके अंतर्गत कन्नौज आता था, और कन्नौज में क्या कर रहे थे? राजशेखर थे। और राजशेखर कहाँ आ गए? छोड़कर त्रिपुरी आ गए। जो राजशेखर थे, राजशेखर ने कुछ रचनाएं लिखी, जो 2 प्रमुख हैं, एक काव्य मीमांस और दूसरी विद्या सालवंजिका। ये 2 प्रमुख रचनाएं राजशेखर की थी, जो राजशेखर ने लिखी थी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात करें तो जो युवराज प्रथम थे, युवराज प्रथम ने क्या करवाया था? भेड़ाघाट के समीप एक गोलाकार और खुला 64 योगिनी मंदिर का निर्माण करवाया था। युवराज प्रथम ने क्या करवाया था? भेड़ाघाट में 64 योगिनी मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा 64 योगिनी मंदिर कहाँ पढ़ा है हमने? इसके अलावा हमने खजुराहो में पढ़ा है। खजुराहो में हमने 64 योगिनी मंदिर पढ़ा था दोस्तों।
अब जो भेड़ाघाट में 64 योगिनी मंदिर है, इसके समीप एक मठ है जिसे गोलकी मठ कहते थे, जिसे क्या कहा जाता है, गोलकी मठ कहा जाता है। अब जो युवराज प्रथम की रानी थी नोहिला, इन्होंने दमोह के नोहटा में नोहिलेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। युवराज की रानी का नाम क्या था? युवराज प्रथम की रानी का नाम नोहिला था और नोहिला के नाम पर नोहटा में नोहिलेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसके बाद दोस्तों हम बात करें, युवराज प्रथम के बाद गांगेय शासक बने। इनका शासन 1010 से 1041 ईस्वी तक माना जाता है। यह एक प्रतापी राजा हुए। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने राजा भोज और राजेंद्र चोल के साथ मिलकर एक संघ बनाया था तथा चालुक्य नरेश जयसिंह द्वितीय पर 3 ओर से आक्रमण किया, परंतु ये असफल रहे। जो गांगेय थे, इन्होंने भोज और राजेंद्र चोल का सहयोग लेकर एक संघ बनाया और इन तीनों ने मिलकर चालुक्य नरेश जयसिंह द्वितीय को 3 ओर से घेर लिया था, परंतु ये असफल हो गए। और जो गांगेय थे, इन्होंने परमार वंश के राजा भोज को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? राजा भोज को पराजित किया था। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्के विलुप्त। जो गांगेय थे, इनके पूर्व मध्यकाल में जो इन्होंने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे वो विलुप्त हो गए हैं। और उत्तर भारत में इनके कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं, या कहें उत्तर भारत में कुछ सिक्के प्रारंभ में इन्होंने करवाए थे। किसने? गांगेय ने, जिन पर किसका नाम चिन्हित मिलता है? लक्ष्मी जी का नाम चिन्हित मिलता है। ठीक है, किसका नाम चिन्हित मिलता है? लक्ष्मी जी का नाम चिन्हित मिलता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें, कर्णदेव या लक्ष्मीकर्ण शासक बने। इनका शासनकाल 1041 से लेकर 1070 ईस्वी तक माना जाता है। यह इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक हुआ था। और जो लक्ष्मीकर्ण था, इसने गुजरात के शासक भीमसेन, सुना होगा आपने, जो गुजरात के शासक थे भीम प्रथम, इन दोनों ने मिलकर क्या किया? परमार वंश के जो राजा भोज थे, इनकी हत्या कर दी। क्या किया? इनकी हत्या कर दी, पराजित कर कर इन्हें हत्या कर दी। अब जो कर्णदेव या लक्ष्मीकर्ण था, इसने कौन सी उपाधि ली थी? त्रिकलिंगाधिपति तथा राजत्रयाधिपति की उपाधि धारण की। राजत्रयाधिपति की उपाधि क्यों धारण की थी? जब यह कलिंग विजय से लौटा था तो इसने राजत्रयाधिपति की उपाधि धारण की थी। सॉरी दोस्तों, जब यह कलिंग विजय से लौटा था तब इसने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। कब? कलिंग विजय। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कलिंग विजय से लौटा था। और राजत्रयाधिपति की उपाधि क्यों ली थी? इससे पहले जो पाल वंश के राजा थे धर्मपाल और जो गढ़वाल वंश के राजा थे गोविंदचंद, इनसे प्रभावित होकर कर्णदेव ने राजत्रयाधिपति की उपाधि ली थी। इसके बाद देखते हैं हम दोस्तों, देखो ये लिखा है, कर्णदेव लक्ष्मीकर्ण ने कलिंग विजय पर त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। जो राजा कर्ण थे या कर्णदेव थे, इनकी जो सैन्य उपलब्धियां थी, इनकी सैन्य उपलब्धियां थी, उसके कारण इन्हें हिंद का नेपोलियन कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? हिंद का नेपोलियन कहा जाने लगा। और जो राजा कर्णदेव थे, इनका एक स्तंभ लेख बंगाल के वीरभूमि जिले से मिला है। किसका स्तंभ लेख बंगाल के वीरभूमि जिले से मिला है? राजा कर्णदेव या लक्ष्मीकर्ण का एक स्तंभ लेख बंगाल के वीरभूमि जिले से मिला है। अब जो कलचुरी का त्रिपुरी वंश था, इस वंश का अंतिम शासक विजय सिंह हुआ। कौन हुआ? विजय सिंह। और इस वंश की स्थापना किसने की थी? कोक्कलम ने 845 ईस्वी में। और जो कलचुरी नरेश थे, ये शैव धर्म के अनुयायी थे। ये वैष्णव धर्म के अनुयायी नहीं थे, ये शैव धर्म के अनुयायी थे। ये बातें आपको कहाँ से ध्यान रखनी है? कलचुरी वंश से ध्यान रखनी है। दोस्तों हमारा कलचुरी वंश समाप्त होता है। इसके बाद थोड़ी हम अपने चैनल के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आपके एक शेयर से कितने लोगों को भविष्य सुधर सकता है। यदि आप शिवा मेमोरियल पर पहली बार आए हैं तो आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर कुछ फैकल्टीज थी शिवा मेमोरियल की तरफ से। यहाँ पर बेस्ट एजुकेटर मिल जाते हैं, PDF और सीरीज़ की सुविधा मिलती है। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जल्दी से जल्दी। और जो मेरी लाइव क्लास रहती है डेली 8 बजे रहती है, यहाँ पर आपका MPPC प्री और मेंस का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा
तो क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है, जिससे मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं ओलिकर वंश, जो आज के हमारे टॉपिक का लास्ट वंश है। चलिए तो दोस्तों ओलिकर वंश की बात करते हैं हम। ओलिकर वंश की स्थापना कहाँ पर हुई? प्राचीन दसपुर, जिसे हम आजकल मंदसौर के नाम से जानते हैं। इसे भैया मंदसौर के नाम से जानते थे। दसपुर क्यों कहा जाता था? दशानन, दशानन किसका नाम था? रावण। तो रावण का मंदिर कहाँ पर है? मंदसौर में। तो जिस कारण इसका नाम क्या रखा था? दसपुर रखा गया, और जिसे हम वर्तमान में क्या कहते हैं? मंदसौर। ठीक है। जो ओलिकर वंश की राजधानी थी वो दसपुर थी। ओलिकर वंश के शासकों ने अपनी राजधानी प्राचीन दसपुर या मंदसौर बनाई। जो इस वंश के प्रारंभिक शासक थे वो जयवर्मन, सिंहवर्मन, नरवर्मन थे, और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन मतलब जो गुप्त वंश के शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय किसके बाद आए थे? समुद्रगुप्त के बाद आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के बाद आए थे। ठीक है। अब दोस्तों ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2019 MPPSC प्री में आया था। ठीक है। जो मंदसौर से रेशम काटने वाले एक अभिलेख से ज्ञात होता है। मंदसौर में क्या रेशम काटने वाले एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने पश्चिमी मालवा को जीता था। मंदसौर से रेशम काटने वाले अभिलेख से क्या ज्ञात होता है कि जो गुप्त सम्राट कुमारगुप्त थे इन्होंने पश्चिमी मालवा को जीता था। ठीक है। अब जो ओलिकर वंश का एक शासक था बंधुवर्मन, इसका एक शिलालेख मिला है जो मंदसौर से मिला है, जिसमें ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त का सामंत बंधुवर्मन बन गया था। जो बंधुवर्मन था वो कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त का सामंत बन गया था। ये कहाँ से प्राप्त होता है? मंदसौर में बंधुवर्मन के एक शिलालेख से प्राप्त होता है। अब इसमें जो ओलिकर वंश था इसमें एक प्रसिद्ध शासक थे यशोधर्मन। मंदसौर के अभिलेखों में यशोधर्मन की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। अभिलेखों में इसे उत्तरी भारत के महान विजय सम्राट के रूप में निरूपित किया गया है, तथा यशोधर्मन ने जनेंद्र, राजाधिराज, परमेश्वर आदि उपाधियां धारण की थी। दोस्तों आपको क्या करना है? यशोधर्मन की उपाधियां ध्यान रखना है। कौन सी? जनेंद्र, राजाधिराज और परमेश्वर की उपाधि। जो यशोधर्मन था इसने जनेंद्र, राजाधिराज, परमेश्वर की उपाधि ली थी। और ओलिकर वंश की स्थापना कहाँ पर हुई? ओलिकर वंश की स्थापना दसपुर में हुई। और ओलिकर वंश की राजधानी क्या थी? प्राचीन दसपुर थी। ओलिकर वंश के प्रारंभिक शासक जयवर्मन, सिंहवर्मन, नरवर्मन थे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। मंदसौर में रेशम काटने वाले एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि जो गुप्त सम्राट थे कुमारगुप्त, इन्होंने पश्चिमी मालवा को जीता था। और जो ओलिकर वंश के शासक थे बंधुवर्मन, इनका एक प्रसिद्ध शिलालेख मंदसौर से मिलता है, जिसमें बंधुवर्मन को कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त का क्या माना गया है? सामंत माना गया। और जो इस वंश के प्रसिद्ध शासक थे यशोधर्मन, इन्होंने जनेंद्र, राजाधिराज और परमेश्वर की उपाधि ली थी। इसके बाद हम बात करते हैं जिस समय मालवा पर हूण शासक कौन? मेहरकुल और वाकाटक वंश के शासक अपनी महत्वाकांक्षा के कारण अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। उस समय यशोधर्मन ने स्वयं को मालवा का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। जिस समय जो वाकाटक वंश और हूण शक्ति थी ये क्या कर रहे थे? साम्राज्य का विस्तार। ये युद्ध पे युद्ध जीते जा रहे थे, लेकिन इसी समय यशोधर्मन ने क्या किया? स्वयं को मालवा का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। और जो हूण शासक थे मेहरकुल को क्या किया? यशोधर्मन ने पराजित कर दिया। और जो ओलिकर वंश था बाद में क्या हुआ? गुप्त शासकों द्वारा अधिकार कर लिया गया। ओलिकर वंश पर किसका अधिकार कर लिया गया? गुप्त शासकों का अधिकार कर लिया। ये था दोस्तों ओलिकर वंश, और इसने जो यहाँ पे अधिकार कर लिया था किसने? यशोधर्मन ने। ठीक है। इसी टाइप से हमारा क्या होता है? ओलिकर वंश खत्म होता है, और हमने प्राचीन भारत खत्म कर प्राचीन इतिहास खत्म कर लिया है। एमपी का प्राचीन इतिहास। ठीक है। एमपी का प्राचीन इतिहास मेरा कंप्लीट होता है। आज हमने कौन कौन से वंश पढ़े? आज हमने त्रिपुरी का कलचुरी वंश पढ़ा और ओलिकर वंश के बारे में जाना। त्रिपुरी के कलचुरी वंश की स्थापना कोक्कलम ने 845 ईस्वी में की थी, और त्रिपुरी के कलचुरी वंश का अंतिम शासक कौन था? विजयसेन था। और जो ओलिकर वंश की स्थापना दसपुर में हुई थी, और इसका वो किसके द्वारा अधिकार कर लिया गया? गुप्त शासकों ने ओलिकर वंश पर अधिकार कर लिया था। ठीक है। बाद में
तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें दोस्तों। क्या करना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको कुछ फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे यहाँ पर बेस्ट एजुकेटर, पीडीएफ और सीरीज़ की सुविधा मिलती है। पीडीएफ की सुविधा आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और साथ ही साथ दोस्तों सीरीज़ से मतलब है, जैसे मैं एमपी का कोर्स कंप्लीट कराऊंगा तो एमपी के एमसीक्यू की एक सीरीज़ चलाऊंगा जो लगभग 1 मंथ तक चलेगी। मेरी लाइव क्लास रात में 8 बजे रहती है, तो डेली लाइव क्लास ज्वाइन करें आप दोस्तों। यहाँ पर आपको एमपीपीएससी प्री मेंस का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, ठीक है। मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जब भी आप आते हो मेरी वीडियो तो लाइक कर दें, और मेरी वीडियो को अपने व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कर दें, क्योंकि जो स्टूडेंट आएंगे उनको भी पता चलेगा कि मैं कितना अच्छा पढ़ाता हूँ या कितना ख़राब पढ़ाता हूँ, इसके बारे में सभी को पता होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। और दोस्तों जो हमारी डिस्कशन क्लासेस थी ये स्टार्ट हो चुकी है। 25 मई को एक वीडियो मैंने डाला था, अपलोड किया था, जो व्हाट्सअप पे था। तो व्हाट्सअप वाली पहली क्लास मैंने डिस्कशन क्लासेस पे डाली थी, तो आपको क्या करना है, वो क्लास देख लेना है। उसमें व्हाट्सअप से संबंधित तथ्य थे, जो व्हाट्सअप प्राइवेसी थी, व्हाट्सअप की जो प्राइवेसी को संबंधित एंड टू एंड क्रिप्शन था, इस पर जो चर्चा थी वो मैंने की थी। अभी व्हाट्सअप पे एक वीडियो और आने वाला है, जो कल या परसों तक आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, मेरी वीडियो को देखना है। डिस्कशन क्लासेस का पहला वीडियो व्हाट्सअप पे था, जो आपको देखना है, ठीक है। और जब भी आप मेरी क्लास में आते हो तो क्या करना है, मेरी क्लास में आते समय हेडफोन का यूज किया करो, शांत माइंड में आया करो, साइलेंट होकर आया करो मेरी क्लास में, जिससे आपको क्या होगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्या होगा, जिससे आपको मेरी क्लास में कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। जब भी आप क्लास में आते हो तो कुछ अच्छा सीखने के लिए आया करो, पीडीएफ के चक्कर में मत आया करो, पीडीएफ, ठीक है। और मेरी क्लास में आने के लिए थैंक यू दोस्तों। क्या करना, मेरी क्लास में आने के लिए थैंक यू दोस्तों, ठीक है।